23 जून का आपको याद होगा ऑपरेशन हैमर हुआ था, अमेरिका ने किया था। कतार पे ही फायर आया था ईरान का, वहां मिसाइल मारी थी, ये नहीं कतर के, और वही अल-उद बेस के पास ही मार दिया था। उस समय अमेरिका ने कहा कि छोड़ दो कुछ मत करो। आज उस क्यों नहीं गए उस समय? क्योंकि अमेरिका ने किया था। आज दौड़ पड़े क्यों? इजराइल ने किया है। तो ये देखिए, ये और आपके दर्शकों को सभी को हमें ये समझना पड़ेगा, जो ये लोग बोलते हैं ना, आप जो आग लगी है तो उसमें घी डालिए और भड़काइए, आप जलेंगे, कोई नहीं दूसरा जलेगा। ये तो वो ये कहेंगे कि अमेरिकी बेस पे मारा था इसलिए हमने नहीं कहा, यहाँ पे तो उस इमारत में मार दिया जहां हमास के लोग बातचीत के लिए पहुंचे थे, इसलिए हम ये अलग कर रहे हैं। अरे वो उनका वहां जहां मारा है ना, वो एक विला है, जिस विला में, और वो विला में उन्होंने दिया है, कतर ने दिया था हमास को, उसके अंदर में, और 6 मारे गए हैं, 5 तो बोलते हैं हमास के ही। देखिए बात ये है कि ठीक है, जितना जाइए भागिए दौड़िए, आप अपने को केवल नमूना बना के ही वापस आएंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता। ये हाथ बढ़ेगा, ऐसे खड़े रहेंगे, वहां जाकर के भी बोलेंगे जहाँ पना हम आ गए, कुछ देना है तो दे दो। देखिए क्यों मारा खलील को, इसका बहुत क्लियर है। क्या चाह रहा था वो चाह रहा था कि हम आप पहले सीज फायर करो इजराइल के साथ, और हॉस्टेजेस की बात नहीं कर रहा था वो, कह रहा था हम स्टेप्स वाइज आपके साथ बात करना चाहते हैं, और इजराइल इसके लिए रेडी नहीं है। तो वो किसको लेके बात करने आ रहा था? अमेरिका को मालूम था सब कुछ, ग्रीन रूम में क्या हो रहा है दिनेश जी, और स्टेज पे क्या हो रहा है, बहुत अंतर है। कतार में जब अटैक हुआ था ऑपरेशन हैमर का, सारी बातें पता थी कतार को, कहां पे मारा, कितना मारा, लिमिटेड इफेक्ट करना था। ईरान का पता ही आपको नहीं, वो तो लेकिन जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को इतना ही दर्द हो रहा था तो तब भी जाकर ये कहना था ना कि ऐसे कैसे मार दिया ईरान ने इस जगह पर। उस समय हिम्मत नहीं थी, यूएसए से कौन बात करता है, इजराइल तो बात कर लेता है। और ये क्या पता नहीं था अमेरिका को कि ये होने वाला है? कह रहे हैं हमें मिलिट्री ने बताया, हमें नहीं मालूम था। क्या बात करते हो? ग्रीन रूम में क्या हो रहा है, स्टेज पे क्या हो रहा है, सबको पता है। हमारे दर्शक ज्यादा समझते हैं इसको। ये अब जरा इस खबर में देखिए, ये कहीं आपको यहाँ पे भी वो नजर आती है क्या बात? कहना कुछ और करना कुछ और। बलूचिस्तान को बेचने में लगा हुआ है पाकिस्तान ने दुर्लभ खनिजों को गिरवी रखा है। अमेरिकी कंपनी के साथ पाकिस्तान का करार हो गया है। यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स के साथ पाकिस्तान का सौदा। आप सोच रहे होंगे, खबर तो हमने पहले भी आपको बताई थी कि अमेरिका के हाथों गिरवी रख रहा है, अब बाकायदे सौदा हो गया है। हम आपको कंपनी के नाम और कितने पैसों में यह सौदा हुआ है वो सब कुछ बता रहे हैं। $500 मिलियन की डील फाइनल की गई है। मतलब अगर आप रुपयों के हिसाब से इसको देखें, भारतीय रुपयों के हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 45 अरब रुपए में एक तरीके से बलूचिस्तान के रिसोर्सेस को अमेरिका के हाथों में बेच दिया गया है। बलूचिस्तान में यह खबर जैसे ही पहुंची है वहां जमकर विरोध हो रहा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे बात उधर पहुंच रही है जहां चीजें फॉर्मलाइज हो रही है। अब सवाल यह है सर, बलूचिस्तान का रुख हम देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान भी इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये होने क्या वाला है इवेंचुअली? देखिए हो क्या रहा है, उन्होंने चाइना से ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद बलूचिस्तान के विद्रोह को दबाने में पाकिस्तान नाकामयाब था, इसलिए उसने जानबूझकर यह किया है कि अमेरिका यहां पर साथ में आ जाए और बलूचिस्तान के विद्रोह को दबाने में हमारी मदद करे। रिसोर्सेज तो जितने होंगे वो देखा जाएगा बाद में। मैं पहले भी इसके ऊपर आपसे बातचीत किया, एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं ना, स्ट्रैटेजिक बात किया आपने, यही मनसा है, क्योंकि वो दबा नहीं पा रहे हैं, बलूचिस्तान में लड़ नहीं पा रहे हैं। उन तो ओपन है, उनके 7-8 प्रोविंस तो उन्होंने झंडा फहरा दिया, बोला स्वतंत्र हो गए। खैबर पख्तूनख्वा कहाँ है ये मिनरल? जो बोलते हैं आसिम मुनीर ने एक पैदा किया नैरेटिव कि ये बिगनिंग ऑफ द ईयर में हुआ है कि देखिए ये कहाँ है, साउथ वेस्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में, ईस्ट पंजाब में जहां डिस्टर्ब है, साउथ सिंध में, और पूरा बलूचिस्तान है। यहां पर आप करिए और देखिए क्या क्या इन्होंने खेला गेम, और आपके दर्शकों को समझना चाहिए वहां पर 2 चीजें हैं पाकिस्तान फौज की, जो ये कहते हैं वर्क्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान के वर्क्स WFO कहते हैं, ये पाकिस्तान की इंजीनियरिंग सर्विस है, उनकी कंपनी है पाकिस्तान मिलिट्री। दूसरा जो लॉजिस्टिक नेशनल लॉजिस्टिक ग्रुप है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कर भी लेते हैं सर, मान लीजिए इसमें कामयाब रहते हैं, इनकी स्ट्रेटजी कामयाब रहती है, तो सवाल यह है कि आपने कर लिया तो फिर अमेरिका क्या अपना हक छोड़ देगा? वो कहेगा तुमसे तो हो नहीं रहा था, मैंने कर दिया, अब तो ये सब मेरा है भाई। देखिए वो जब आपको याद हो 10 तारीख को जब अमेरिका की तरफ से फोन आता है और वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं आता है, सीधा आर्मी चीफ को आता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो क्या फोन था और क्या कहा गया था उनको। हम तो नहीं मानते हमने किसी की बात सुनी, हम तो अपने हिसाब से चल रहे थे। उन्होंने माना है, उन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए उनको आगे बढ़ाया है, तो ये क्या था? ये यही था ना कि वो चाहते थे लिवरेज करना, वो कहते थे आगे हम खनिज तुमको देंगे। अमेरिका तो लेगा, दोहन करेगा, उनका पूरी तरह से दोहन करेगा और अब छोड़ेगा नहीं। देखिए जेलेंस्की कितने तेज हैं, अभी कुछ जमीन पे दिया नहीं, $500 बिलियन का करके आ गए। क्या आप खनिज आपको दे दिया? अमेरिका बोला ताली बजाओ, ठीक। यहाँ पे $45 बिलियन आपने बताया,
और $45 बिलियन में पूरा पाकिस्तान को बेच दिया। कहते हैं कि जाओ, क्योंकि आपने जो बात पहले कही, हमसे संभल नहीं रहा है, आप हमसे आ संभल जाओ। नहीं रहा है, तुम आओ इधर के विद्रोह को सप्रेस करो, बाकी अगर रिसोर्सेस होंगे तो देख लेना, अगर कुछ ले जा सकते हो तो ले जा लेना। ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की हत्या, इस यहाँ पर यह खबर देखिए, गर्दन पर गोली मारकर चार्ली कर्क का मर्डर किया गया। कॉलेज फेस्ट के दौरान गोली मारकर हत्या। राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते थे चार्ली कर्क। अब राष्ट्रपति ट्रंप के किसी करीबी को यूं गोली मार दिया जाना, और आप जानते हैं ट्रंप पर भी एक बार अटेम्प्ट हो चुका है। बाल बाल बचे थे, उनके कान को छूकर गोली चली गई थी। यहाँ उनके किसी करीबी को गोली लगी है। और इस समय जो डॉट्स अगर आप कनेक्ट करें, यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में बहुत सारे लोगों के गुस्से का निशाना बनते जा रहे हैं ट्रंप और उनके करीबी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पॉलिसी लेवल पर उनके जो डिसीजंस हैं वो अमेरिका के लॉन्ग टर्म हित में नहीं है। और बहुत सारे ऐसे पारंपरिक रूप से दोस्त रहे हैं अमेरिका को, जिनको एलिनिएट करने का काम हाल के ट्रंप के डिसीजंस ने किया है। तो क्या ये एक वेंट ऑफ एंगर है सर? क्या है ये? एब्सोल्युटली। अब आप ये बताइए, ये जो रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, ट्रम्पिस्ट कहते इनका नाम है, ट्रम्पिज्म है उनके बात है, बड़े सपोर्टर हैं। और ट्रम्प भी मानते हैं, 4 दिन का उन्होंने झंडा झुका दिया इनके नाम पे। ये कोई ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल ये है। इनकी चलती थी टर्निंग पॉइंट यूएस से चलती है, टर्निंग पॉइंट एक्शन, 2 इन्होंने संस्थाएं खोली। मतलब कोई दूर के आदमी नहीं थे, ट्रंप के बहुत करीबी थे, जिसके सम्मान में झंडा झुका दिया जाए वो समझना चाहिए। लेकिन सर अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है ट्रंप के लिए। देखिए, उन्होंने ये तो कहते हैं ना, उनके कंजर्वेटिव सदस्य हैं वहां के, और फैमिली ट्रेडिशंस पे विश्वास करते हैं। गन लाइसेंसिंग को रोकने की बात की थी, गन ने इनको मार दिया। ये बात कर रहे थे लिबरलिज्म की, ये चाह रहे थे ट्रेडिशनल फैमिली और कैथोलिक, और जो कहते हैं ना, एक तरह से फैमिली वैल्यूज को बढ़ा रहे थे। और उस हिसाब से इनके दोस्त बने थे और बहुत मदद हुई थी इलेक्शन में ट्रंप की। इनके कारण वो पूरा समुदाय। तो आप ये कहना चाह रहे हैं क्या, किया ट्रंप ने भरा कर्क ने? अब इनको ये गोली मार दी उन्होंने, तो ये तो नहीं तो क्यों मारी गई होगी? इसलिए ये क्योंकि गन कल्चर के खिलाफ बोल रहे थे, लेफ्ट विंग वाले गन कल्चर के खिलाफ कई सारे फैमिली वैल्यू सिस्टम है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वहां की ऐसी लॉबी है जिसका ये शिकार, या लेफ्ट विंग के शिकार होगा, या ट्रंप के खिलाफ लोगों में जो नाराजगी पनप रही है उसका शिकार? दोनों कह सकते हो आप, दोनों कह सकते हो। लेकिन हाँ, वो कहा गया कि लेफ्ट विंग के लोग नहीं चाहते थे कि ये ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम पे चले। जैसे उन्होंने कहा था कि अभी डिबेट होने वाला था कि ट्रांसजेंडर को गर्ल्स टीम में नहीं खिलाना है, इस तरह की बात करते हैं, फैमिली वैल्यू सिस्टम पे बात करते हैं, ओपन डेमोक्रेसी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप किसी भी ऑफेंसिव पोस्चर में ना जाओ। उनका कहना यह था, बहुत यंग थे, 31 ईयर के, इनको युवाओं का वो था, नया जो जोश होता है, तो उस हिसाब से चल रहे थे। लेकिन हाँ, अब वहां पे तो ओपन गन है, सबके पास गन है, एक को बुरा लगा। आपका एनालिसिस यही है या इससे कुछ अलग है? देखिए, मेरी एनालिसिस में थोड़ी सी डिफरेंस है। हाँ। जिस तरह से राइट विंग आई है ऑल ओवर वर्ल्ड, राइट विंग बहुत अच्छी चीज तो नहीं मान गया। राइट विंग में ये जो कहते हैं अबॉर्शन, ये अबॉर्शन को अच्छा मानते हैं कि अबॉर्शन को अच्छा नहीं मानते। जो वहां पर है कि अबॉर्शन नहीं होनी चाहिए। एलजीबीटीक्यू में जो बात करते हैं ट्रंप, वही बात करते हैं। ये ट्रंप से मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, एंग्लो सैंक्शन की जो बात होती है ना, ये चर्च जो वाली बातें हैं, एंग्लो सैंक्शन का एक थ्योरी है, जो राइटिस्ट थ्योरी, इसको अच्छा नहीं मानना चाहिए और ना होगा नहीं। लेकिन इसको लेकर तो बहुत विवाद है सर। इसको लेकर तो यह भी माना जाता है कि राइट जो विंग है वही असल में उस जगह की और उस जगह की महानता की, उस जगह के कन्वेंशंस की, उस जगह की संस्कृति की, उस जगह के वैल्यूज की बात करता है। बिल्कुल। देखिए दिनेश जी, जो भी बात मध्य मार्ग होता है, वो आप किसी भी एक्सट्रीमिज्म में जाएंगे, चाहे लेफ्ट में जाइए या राइट जाइए, राइट में हम नहीं, लेकिन फिर ये लेफ्ट वाला मसला। लेकिन इनकी अच्छी बात ये थी कि उस तरह की बातें नहीं करते थे, वैल्यू सिस्टम, ट्रेडिशनल संस्कारों की बात करते थे। लेकिन साथ वो कहते थे कोई भी ऑफेंस, जैसे महात्मा गांधी का सिद्धांत था, वो एक तरह से वैल्यू सिस्टम से सिद्धांत था। आप उनको क्या कहोगे महात्मा गांधी को? आप राइट विंग ही कहोगे, क्योंकि आपको वैल्यू सिस्टम से जीते थे। तो ये भी कारकीर्द है, वो इसी तरह के यंग थे, लेकिन फिर भी वैल्यू सिस्टम के साथ साथ कोई वायलेंस नहीं। आज बहुत तरह की समीक्षाएं जब हो रही हैं तो कई लोग तो गांधी जी की तरफ देखते हुए ये भी कह रहे हैं कि कई ऐसे मोड़ थे इतिहास में जहां पर ये लगा कि कहीं वो अपीजमेंट कर रहे हैं क्या, हिंदुओं को क्या दोयम समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि उनको बर्दाश्त करते जाना चाहिए चाहे कितना भी अत्याचार उनके ऊपर होता है। हमेशा उठेगी जब आप राइट विंग की बात करोगे, आपको लगेगा कि हम अपीजमेंट कर रहे हैं, हम अपने संस्कारों में रहना चाहते हैं, हम लीक पर चलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये गुस्से का शिकार हुए हैं या ये अगर ऐसा हुआ है सर, तो क्या आने वाले दिनों में जनता को हम वहां सड़क में ट्रंप के खिलाफ देखेंगे या तब तक में ट्रंप पलटी मार लेंगे? मेरे ख्याल से आइसोलेटेड केस है, आप इतना दूर मैं नहीं मानता इसको। ये उनके करीबी थे। नहीं, आइसोलेटेड में इसलिए नहीं मान रहा हूं सर, क्योंकि वहां पर एक एंगर पनपता जा रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रंप को चाहा था कि वो कुर्सी पर बैठे, वो लोग ये मनाने लगे कि हमसे क्या गलती हो गई। ये बात आपकी सही है,
उनके अगेंस्ट में बहुत लोग हैं और मार्जिन से जीत जरूर गए, लेकिन ये बहुत डाउटफुल था कि वो वापस आएंगे सेकंड टाइम। अगली खबर देखिए, नेटो में यूनाइटेड स्टेट्स राजदूत का विवादित बयान, यूक्रेन में रूसी जंग की फंडिंग कर रहा है भारत। नेटो में अमेरिकी राजदूत मैथ्यू व्हिटेकर का बयान, भारत की रूसी तेल खरीद पर साधा निशाना, भारतीय खरीद से रूस को डायरेक्ट फंडिंग हो रही है। अब ये डायरेक्ट फंडिंग की डिफाइन भी कर दें जरा, ये कैसे हो रही है। और अगर भारत इस तरीके से डायरेक्ट फंडिंग कर रहा है तो यूरोप जो पूरी एनर्जी खरीद रहा है रूस से, वो क्यों नहीं फंड कर रहा है इसको? और वो जो यूरेनियम खरीद रहा है अमेरिका, वो क्यों फंड नहीं कर रहा है इसको? ये किस हिसाब से इसको डायरेक्ट फंडिंग कह रहे हैं सर? देखिए, आप तो उस चीज की बात करते हैं जो कि सत्य है, मगर आप बताइए, अमेरिका से कोई बातें आती हैं, वो जो कह दिया वही नैरेटिव है। वो उन्हें कह दिया ये गलत है तो गलत है भाई। आप वो तो मानने के लिए बहुत सारे देश मान गए। वो तो यूयू कहता है कि 100% लगा दो इंडिया पर, ये बात है ना। उर्सुला वॉन डर लायन को ये बताया गया है ट्रम्प की तरफ से कि 100% लगाओ भारत के ऊपर। नहीं तो ये अब ट्रम्प के भी सुर बदल रहे हैं, उन्होंने राग अपनी बदल ली है, तो इनका कभी मैसेज नहीं पहुंचा है क्या कि इनको भी राग बदल लेनी चाहिए? नहीं, एक धड़ा रखें कि तुम बोलते जाओ, मैं थोड़ा सा करता हूं। अच्छा, ये टैक्टिक्स है उनके, आर्ट ऑफ डीलिंग का एक बहुत बड़ा टैक्टिक्स है। आप जैसे मेरे को मैं पागल आदमी हूं, मेरे को समझाना, एक आप मुझे थप्पड़ मारिए, प्यार करें, वो तो है ही ना। ये कैरेट एंड स्टिक चलाना चाह रहे हैं कुछ लोगों को। इन्होंने कह दिया कि तुम अब भी उसी तरह का प्रेशर बनाते रहो, यहां से मैं थोड़ा सा नर्म होना शुरू करता हूं। भारत इसमें फंसता रहा है, मगर इस बार नहीं फंसेगा, इसलिए कि आपके बाद सोचने वाला व्यक्ति बैठा है। नहीं तो भारत ऐसी चीजों में फंसता रहा है। भारत ऐसी चीजों में फंसता रहा है, लेकिन इस बार भारत का नेतृत्व, इस बार उनको ये समझ में आ रहा है कि हमसे बड़ा कोई खिलाड़ी बैठा हुआ है। वरना तो उनको ये लगता था कि हम जब चाहें, जिससे चाहें, जैसे भी खेल सकते हैं। और पाकिस्तान के झूठ पर भारत का करारा प्रहार। अगली खबर, यूनाइटेड नेशंस में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन UNHRC में भारतीय राजनयिक का पाकिस्तान को जवाब। UNHRC में झूठ और दुष्प्रचार पेश कर रहा है पाकिस्तान। आतंक परस्त पाकिस्तान को लगाई फटकार, पाकिस्तान को 9/11 की बरसी याद दिलाई, पाकिस्तान के आतंकी हमलों की लिस्ट गिनाई और ये बताया कि तुमने देखो दुनिया भर में क्या क्या किया है। और मुझको लगता है जिस तरीके से 9/11 का जिक्र इजराइल ने किया है और भारत ने भी ये जिक्र किया है, टारगेट ऑडियंस असल में अमेरिका है सर, जिसको ये बताया जा रहा है कि आतंक के साथ दोहरा रवैया अपनाना छोड़ दो। 9/11 एक बार भुगत चुके हो, फिर से वो नौबत आ सकती है। एब्सोल्युटली। देखिए, हर एक पटल पे, और ये कहा गया था, और ये आपने सुना ही होगा 15 अगस्त में जब बोला गया कि हम किसी भी फोरम में जाएंगे, चाहे यूनाइटेड नेशन का फोरम हो, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, पहली बात होगी टेररिज्म के ऊपर में और इसी दोहरे नीति के ऊपर में जो चीजें होती हैं। ये जो भारत ने अपने लिए गांठ बांध ली है कि आप जहां भी करें। और आप देखिए, चाहे SCO का मंद हो, ब्रिक का, नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है सर, देखिए यूनाइटेड किंगडम हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, खुद अमेरिका हो, सब ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के किसी ना किसी रूप को कभी ना कभी देख लिया है। फिर भी इनकी आंखों में कितनी झिल्लियां चढ़ी हुई हैं जिनको हटने में इतना देर लग रही है। देखिए, हमारे जो स्थायी सदस्य हैं वहां त्यागी जी, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरह से फटकार लगाई है उनको, क्योंकि एक तरफ जो आप दिखा रहे हो स्क्रीन पे, सारी बातें वो कह रहे हैं, इतनी सारी गिना रहे हैं वो, 9/11 की भी बात कर रहे हैं वो। और एक और बात है, स्विट्जरलैंड उसका अभी अध्यक्ष है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का, और वो कह रहा है भारत को कि आप ये जो अल्पसंख्यकों की बातें करते हो और आप ये जो भी बातें आपके देश में हो रही हैं, इनको आपको सुधारना चाहिए। इस पे फटकार ज्यादा लगी है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड हमारा दोस्त है, हमारे अच्छे संबंध है उनसे, उन्हें समझाया गया है कि आप कैसे इस फोरम में ऐसी बातें कर सकते हैं। ये ज्यादा मुद्दा हमारे लिए समझने के लिए है कि जो आप अध्यक्ष हो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के और आप ऐसी बातें कर रहे हो। पाकिस्तान को तो हमने कहा दिया छोटी लकीर है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये बातें, देखिए, पाकिस्तान कभी चोर ये नहीं मानता कि उसने चोरी की है, पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि वो गलत कर रहा है, ये उससे तवक्को भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बाकी के मुल्कों को क्या हुआ है, यूरोप को क्या हुआ है, जिसमें ये स्विट्जरलैंड भी है, उसका क्या हुआ है, क्यों अमेरिका को ये लोग क्लियर कट देख क्यों नहीं पाते? देखिए, इसी को कहते हैं ना, जब आपको फोरम में जगह मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप अपनी बात कहते हो। सर, ये मुझे ये बताऊं, देखिए, सिंपल सी बात, ये गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की बात है। इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। इट इज एग्जिस्टिंग। USSR को आपने तोड़ दिया गुड टेररिस्ट से, और भी चीजें हो रही हैं दुनिया के अंदर में जिससे गुड टेररिस्ट से किया जा रहा है। यदि आप वेस्ट एशिया के अंदर में देखिए, वो गुड टेररिस्ट हैं, चाहे जो भी आप देख रहे हैं, जो वहां पर आप इजराइल आकर के मार रहा है, इजराइल को भी रोकने की चेष्टा कौन कर रहा है? यदि कतर पैसा दे करके हमास को पैसा देता है तो क्या बात है? किसको? एक बैड टेररिस्ट को आप गुड टेररिस्ट बना रहे हैं और आप कहेंगे
ये चीजें सब जगह हो रही हैं और यही एक मापदंड है। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्या वेस्ट को दिखाई नहीं देता? सब दिखता है उनको। ये चीज आपको वहां पर ये रशिया यूक्रेन वॉर में भी दिखता है। वहां पर भी जितने आ रहे देखिए, हैं, आज तो इजराइल ने वो रास्ता दिखाया अमेरिका को कि वहां के राजदूत अमेरिका की धरती से कहते हैं कि हम ये करेंगे। सोच लीजिए आप, कितना बड़ा गट्स है उसको बोलने का। मुझे जो चाहिए मैं करूंगा, आतंकवाद को सफाई करना हो तो एक स्वर में बोलो। और अमेरिका के राजदूत जो है वो अमेरिका की धरती से खुद कह रहे हैं, वहां बैठ के अपने नहीं, कॉन्सुलेट से कह रहे हैं। इसमें मुझे लगता है क्लैरिटी के मामले में इजराइल का कोई सानी नहीं है। स्टार्ट ही किया था। और अगली खबर देखिए, नेपाल के अंतरिम पीएम का नाम करीब करीब तय हो गया है। कुलमन घीसिंग बन सकते हैं अंतरिम पीएम। कुलमन घीसिंग को जेनजी युवाओं का समर्थन। पीएम की रेस में पिछड़ी सुशीला कार्की। सुशीला कार्की का नाम कल शाम तक बहुत आगे चल रहा था, लेकिन अचानक घीसिंग रातों रात उभरते हैं और एक बड़ा धड़ा जेनजी का वहां पर इनको सपोर्ट करने लगता है। क्या वहां पर भी अब ये जेनजी के भीतर भी फूट डालो और राज करो कहीं चलने लगा है और उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है, या वाकई धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, क्योंकि बड़ा हबड़ा तबड़ी में सब कुछ हुआ है, तो उनको धीरे धीरे ये समझ में आया कि असर्टेन करते हुए हमको किस नाम को आगे समझ बढ़ाना है। देखिए, बात चल रही थी क्योंकि वो व्यवस्था में थी, सरकार में रह चुकी हैं और उनको पता है एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो कहा भी जा रहा था कि वो अब जाके आर्मी चीफ से मिलेंगी। लेकिन हाँ, और जनजी के जो मेन कार्यकर्ता हैं वो तो जो पहले ही पीछे हट गए। एक्चुअली कई लोग सामने आना नहीं चाह रहे अभी पाकिस्तान, ये नेपाल में, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि अभी भी ये क्या बन पाएगा। तो सर, मैं बहुत जल्दी से समझना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं खास तौर से स्ट्रेटजीज के मामले में, रणनीतिक मामलों में क्या होने वाला है, यहाँ क्या होने वाला है नेपाल का अगले 20 सेकंड में से। देखिए, मैं बड़ा खुश था कि जैसे चीफ जस्टिस का नाम आया था, मगर उसके बाद क्योंकि उनकी बीएचयू से भी लगाव थी, भारत से बहुत अच्छा लगाव था,